फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई की नोट्स शेयर करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट मैंने ऑडियोलॉजी पेपर की यूनिट 1 डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने पार्ट 1 में 1.1 से लेके 1.3 तक कवर किए थे। अब पार्ट 2 में 1.4 और 1.5 कवर करेंगे, जिससे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं 1.4। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। कि साउंड्स के आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बताने हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड आर quantifiable aspects that describe the nature of sound waves and their interaction विद द इन्वायरमेंट। कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, वो एक क्वांटिफिएबल एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसको हम मात्रात्मक बोलते हैं। और वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? नेचर ऑफ साउंड, की जो साउंड्स की वेव होती हैं उनको, और वो एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करती है, वो उस चीज़ को डिस्क्राइब कराता है। कौन? फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। फिजिकल एट्रीब्यूट साउंड में फर्स्ट क्या आता है? आपकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम पिच भी बोलते हैं। ओके, फिजिकल एस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल पर सेकेंड अ साउंड वेव मेजर्ड इन हर्ट्स। की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक नंबर ऑफ वाइब्रेशन की कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है और कितने नंबर तक वाइब्रेशन हुई है पर सेकंड के हिसाब से, उसी हिसाब से साउंड वेव्स जो है वो आती हैं, और जिनको मेज़र किया जाता है हर्ट्ज में, जिसको हम एच जेड लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटरमाइन इट्स पिच। हाई पिच फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्ड्स टू अ हाई पिच साउंड। कि जितनी ज़्यादा हाई पिच होगी उतनी ही ज़्यादा जो आपकी साउंड की पिच है वो हाई जाती है, और जितना बारीक साउंड होगा उतनी ही हाई पिच होगी। और जितना साउंड आपका मतलब लाइक ढोल का साउंड जो होता है वो आपका लो पिच का माना जाता है, जो बांसुरी का साउंड होता है वो हमारा हाई पिच का साउंड माना जाता है। ठीक है, वाइल लो फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डेंस टू अ लो पिच साउंड। कि जितना ज़्यादा लो पिच होगी उतना ही साउंड की जो पिच है वो लो होगी। ठीक है, ये था हमारा पिच। नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड, जिसको हम लाउडनेस बोलते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट एम्पलीट्यूड मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। की एम्पलीट्यूड किस चीज़ का वर्क करता है? कि साउंड की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और कितनी उसकी इंटेंसिटी है, उसको मेज़र करने में। यूजुअली डिस्क्राइब बाय द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल्स इन द मीडियम। इट इज़ रिलेटेड टू द वेव्स एनर्जी इज कॉमनली मेजर्ड इन डेसिबल्स। की जो साउंड एनर्जी है, उस वो साउंड एनर्जी की जो साउंड आता है, जो उसकी वेव आती हैं, उसमें कितनी एनर्जी है उसको भी वो कॉमनली मेजर किया जाता है, जिसको हम डीबी में डीबी शॉर्ट फॉर्म में होता है, और उसकी फुल फॉर्म क्या है? डेसिबल्स। ठीक है, तो लाउडनेस या फिर एम्पलीट्यूड का वर्क क्या होता है? कि साउंड की स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी को मेजर करना, जिसको हम डीबी में मेजर करते हैं। ठीक है, इफेक्ट हायर एम्पलीट्यूड रिजल्ट इन अ लाउडर साउंड एंड लोअर एम्पलीट्यूड रिजल्ट इन अ क्वाइटर साउंड। कि जितनी हायर लाउड जितना हाई साउंड होगा उतनी ही उसका लाउड साउंड होगा। ठीक है, और जितना लोअर एम्पलीट्यूड होगा उतना ही उसका जो साउंड है वो क्वाइट होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेव लेंथ, जिसको हम सी। ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से? पहले आपने पिच पढ़ा, फिर उसके बाद आपकी लाउडनेस आई, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अब आपकी नेक्स्ट है आपका वेव लेंथ। की वेव लेंथ का मीनिंग क्या होता है? वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कॉम्प्रिहेंशन और रेयरफेक्शन इन अ साउंड वेव। की जो वेव लेंथ है, कि साउंड का जो डिस्टेंस है, कि साउंड कितनी दूर से वो आ रहा है और कितनी पास से वो आ रहा है, उस चीज़ को मेज़र करता है। जितनी दूर से साउंड आता है वो उतना ही उसकी जो लाउडनेस होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो लो होती है, और जितनी पास से साउंड आपका आएगा वो उतनी ही उसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है। इनवर्सली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, longer wavelength are associated with lower frequency
एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर एसोसिएटेड विद हायर फ्रीक्वेंसीज, कि जितना डिस्टेंस साउंड में होगा उतना ही जो साउंड होगा वो लोअर होगा, ठीक है, और जितना कम डिस्टेंस होगा साउंड में उतनी ही उसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड, फिजिकल आस्पेक्ट, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द मीडियम थ्रू which it travel and can be affected by temperature, pressure and the medium of density. In general, sound travels faster in solids, slower in liquids and slowest in gas. साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है कि जित कितनी तेजी से कितनी स्पीड में आपका साउंड आया है उस चीज़ पे अफेक्ट करता है, और कितना मतलब जहाँ से भी साउंड आया है किस तरह का टेम्परेचर है, कितना प्रेशर पड़ा है उस पर और कितनी उसकी डेंसिटी है, ठीक है। और साउंड जो सबसे ज़्यादा साउंड जो आता है और जो फास्टर डिलीवर होता है वो जैसे सॉलिड चीज़ों में, ठीक है, और जितना लिक्विड चीज़ों में जो साउंड है स्लोअर होता है, और गैसेज जैसे चीज़ों में उसका जो साउंड होता है वो और ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है कि जो आपका साउंड है वो कितनी तेज़ी से आया है, कितनी स्पीड में वो साउंड आया है, किस तरह का टेम्परेचर था, कितना प्रेशर था और कितनी उसकी डेंसिटी थी, ठीक है। तो ये था आपका स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट है आपका टिम्बर, जिसको हम साउंड क्वालिटी बोलते हैं। फिजिकल आस्पेक्ट, टिम्बर रेफर्स टू द क्वालिटी और कलर ऑफ द साउंड एट distinguishes one sound from another even if they have the same pitch and loudness. Timbre is influenced by the harmonic content of a sound wave and the complex interaction between the fundamental frequency it is over tone, ठीक है। तो टिम्बर क्या होता है, टिम्बर साउंड की क्वालिटी और उसके कलर को डिफाइन करता है, जिसमें कि जो आपकी कितनी उसकी पिच है, पिच और उसके लाउडनेस के बीच का जो रिलेशन है उस चीज़ को डिफाइन करता है, और कितना हार्मोनिक साउंड है और कितना ही कॉम्प्लेक्स साउंड है उस चीज़ में कितनी फ्रिक्वेंसी और कितनी उसकी ओवर टोन है उसको भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है टिम्बर्स रेफर्स टू द क्वालिटी और कलर ऑफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैव सेम पिच एंड लाउडनेस। थर्ड है आपका हार्मोनिक कंटेंट ऑफ साउंड वेव एंड द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स ओवर टोन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन, कि साउंड की ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन इज द लेंथ ऑफ टाइम अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कि साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने टाइम में प्रोड्यूस हुआ है और कितनी उसकी लेंथ है। शॉर्टर साउंड आर परसीव्ड एज सेटाकाटो वाइल लॉन्गर साउंड्स आर परसीव्ड आर सस्टेन्ड, कि जितना शॉर्टर साउंड होगा उतना ही उसको मतलब एक शॉर्ट साउंड माना जाता है, वाइल लॉन्गर साउंड आर परसीव, और जितना ही लंबा साउंड मतलब होता है उतना ही उसका जो साउंड है वो कंट्रोल में होता है, सस्टेन होता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ साउंड क्या था कि जितने मतलब साउंड को आने में कितना टाइम लगा है और कितना लंबा साउंड है, जितना छोटा साउंड होगा उतना ही उसकी जो क्या कहते हैं साउंड क्या होगा वो शॉर्ट होगा और उसकी जो पिच होगी वो लो होगी, और जितना लंबा टाइम मतलब जितना लंबा साउंड होगा उतना ही वो कंट्रोल में रहता है वो साउंड, ठीक है। तो ये थे हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड, जिसमें आपने पिच पढ़ा जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फिर आपकी लाउडनेस आई, और नेक्स्ट आपका वेवलेंथ आया, फिर स्पीड ऑफ साउंड आया, ओके, उसके बाद आपका आया टिम्बर, फिर आपका नेक्स्ट आया ड्यूरेशन, ठीक है। अब आते हैं हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। Psychological or perceptual attributes refers to how humans interpret sound based on sensory input and cognitive processing, कि साइकोलॉजिकल और परसेप्चुअल एट्रीब्यूट्स किस चीज़ को रेफर करते हैं कि ह्यूमन उस साउंड को किस तरह से इंटरप्रेट करता है सुनकर।
ठीक है, उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, मतलब जब वो साउंड को सुनता है और उसके वो दिमाग में जाता है और उसको उसको प्रोसेसिंग करके वो कितना उस चीज़ को समझ पा रहा है, किस तरह से उस पर रिएक्ट करता है, उसको हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड बोलते हैं। दिस इज एट्रीब्यूट्स आर सब्जेक्टिव एंड डिपेंड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शंस, कि ये सब्जेक्टिव भी होता है और उसको वो हर एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पिच। पिच इज द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। हायर फ्रीक्वेंसी साउंड्स आर परसिव्ड एज हायर इन पिच। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही साउंड की जो पिच होगी वो हाई होगी। ठीक है, वाइल द लोअर फ्रीक्वेंसी आर परसिव्ड एज लोअर, कि अगर वो लोअर फ्रीक्वेंसी में परसिव कर रहा है साउंड को तो उसकी साउंड की जो पिच होगी वो क्या होगी, लोअर होगी। पिच परसेप्शन कैन वेरी अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलरली विद एज एंड हियरिंग एबिलिटी, की जो पिच परसेप्शन है वो एज के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर्सन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, और कितनी उनकी सुनने की क्षमता है और क्या उनकी एज है उस चीज़ पे को भी डिपेंड करता है। ठीक है, लाउडनेस इज़ द परसिव्ड इंटेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ साउंड। की लाउडनेस क्या है, कि साउंड जो आपको परसिव कर रहा है इंसान या कोई भी पर्सन किसी साउंड को परसिव कर रहा है, उसके साउंड की जो कितनी तेज वो साउंड है और कितना उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है, उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ रिलेटेड टू द फिजिकल एम्पलीट्यूड, की जो फिजिकल एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है, जिसमें आपकी साउंड वेव भी इंक्लूड होती है। ठीक है, बट लीनियर नहीं होता है। A small increases in amplitude can result in a significant increase of perceived loudness due to the algorithmic nature of hearing। ह्यूमन हियरिंग, कि ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन ने उस साउंड को किस नेचर में परसीव किया है। ठीक है, आपको जो भी साउंड आ रहा है वो किस तरह से उस साउंड को परसीव कर रहा है। ठीक है, कितना तेज सुन रहा है और कितना कम वो सुन रहा है उस साउंड को, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, जिसमें आपकी लाउडनेस आती है। ठीक है, जिसकी हियरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, उसकी जो साउंड हियरिंग की एबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, वो साउंड को क्लियरली सुनेगा, जितनी हाई मतलब जितने लो और जितनी हाई पिच में वो आ रहा है। ठीक है, पर साउंड की जो हियरिंग एबिलिटी कम है या फिर थोड़ी लो है तो वो साउंड को उसी के अकॉर्डिंग उसको सुनता है। ठीक है, अब आता है टिम्बर, जिसको हम टोन क्वालिटी कहते हैं, कि किस क्वालिटी में किस किस तरह की क्वालिटी में वो साउंड है। टिम्बर अलाउ लिसनर्स टू distinguish between different sounds that have the same pitch and loudness, कि टिम्बर जो है उस तरह उस चीज़ को अलाउ करता है कि जो लिसनर है वो साउंड को सुनने वाला जो व्यक्ति है वो किस तरह से डिफरेंट बिटवीन कर सकता है कि उसकी पिच कितनी है और कितनी उसकी सेम लाउडनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अ पियानो एंड अ वायलिन playing the same note at the same volume will still sound डिस्टिंक्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन टिम्बर, कि एक पियानो का साउंड है एक वायलिन का साउंड है, वो सेम नोट और सेम ही वॉल्यूम उनकी साउंड की है, बट उस चीज़ में डिफरेंस बिटवीन कर पा रहा है कि कौन सा वो हाई पिच है किसकी लो पिच है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोन ऑफ क्वालिटी, कि जिस टोन में मतलब उसकी जो साउंड की जो वॉल्यूम है वो सेम है, बट उस इंसान उस साउंड को सुनकर उसको पता लगा पा रहा है कि कितनी उसकी पिच है, किस तरह की उसकी लाउडनेस है। ठीक है, ये था हमारा 1.4, जिसमें हमने फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड पढ़ा एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड, जिसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट पढ़े फिजिकल एट्रीब्यूट के अंदर और काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर। ओके, तो 1.4 हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.5, जिसमें हमारी आती है हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफिनेशन आती है, क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एज ऑनसेट, टाइप, डिग्री और नेचर, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं एज के अकॉर्डिंग, कितने टाइप की हियरिंग लॉस होते हैं, कितनी डिग्री होती है, किस तरह का उनका नेचर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन।
हियरिंग इम्पेयरमेंट इज डिफाइंड एज एनी डिग्री ऑफ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू डिटेक्ट अ साउंड, कि उस साउंड को किस एबिलिटी में सुना गया है उस चीज़ की डिग्री को डिटेक्ट करता है। इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ डैमेज और डिसफंक्शन इन एनी पार्ट्स ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम इंक्लूड द आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व। इसमें रिजल्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अगर किसी भी पार्ट पे कोई भी डैमेज या फिर डिसफंक्शन है, चाहे वो आपका आउटर ईयर हो, ठीक है, या फिर आपका मिडल ईयर हो या ऑडिटरी नर्व हो, तो वो आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर आता है। द सीवियरिटी ऑफ इम्पेयरमेंट कैन इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू प्रोसेस स्पीच, एनवायरमेंटल साउंड एंड अदर ऑडिटरी सिग्नल्स, कि अगर किसी को किसी भी प्रकार का हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो साउंड्स की जो इंडिविजुअल एबिलिटी होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको अफेक्ट करता है, चाहे वो उसकी स्पीच हो या एनवायरमेंटल से आया हुआ साउंड हो, ठीक है, या उसके ऑडिटरी सिग्नल्स हो, उन चीज़ को सब चीज़ पर वो अफेक्ट करता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, अब हम पढ़ते हैं पहले क्लासिफिकेशन बाय एज ऑफ ऑनसेट। एज के अकॉर्डिंग किस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। 3 पार्ट में आपका एज ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है। प्रीलिंगुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट की जन्म से पहले, और एक जन्म के समय और जन्म के बाद। तो प्रीलिंगुअल जो होता है ये आपका है जन्म से पहले। हियरिंग लॉस दैट अकर बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज टिपिकल बिफोर 3 ईयर्स ऑफ एज। हियरिंग लॉस अगर बच्चे के विकास की एज में ही पता लगाया जाता है, उसकी जो क्रिटिकल एज होती है उस 3 साल से पहले अगर पता लगा लेते हैं तो उसका जो हम उसकी स्पीच और लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर पाते हैं। अफेक्ट द एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज नेचुरली अर्ली इंटरवेंशन टू क्रूशियल फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि अगर आपने बच्चे की हियरिंग इम्पेयरमेंट का पता लगा लिया है, ठीक है, जन्म के समय ही, कि हाँ बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उसकी जो टिपिकल एज आती है उससे पहले आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है, उसको थेरेपीज दिला सकते हो जिससे बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाता है। तो उसी तरीके से और जो बच्चे की एक्वायर करता है बच्चा अपनी भाषा को, उसको नेचुरली एक्वायर करना सीख जाता है, ठीक है। क्यों सीख पाता है? क्योंकि आपने बच्चे को टाइम अकॉर्डिंग ही और टाइम रहते ही उसका इंटरवेंशन कर दिया, जिससे बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों ही सही तरीके से डेवलप हो पाती है, ठीक है। फिर आपका आता है पेरीलिंगुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो आपके जन्म के समय ही किया जाता है। हियरिंग लॉस डेट अकर ड्यूरिंग द लैंग्वेज एक्विजिशंस फेसेस यूजुअली बिटवीन एज 3 and 6, कि अगर आप 3 से 6 साल के बीच में बच्चे की इस हियरिंग इम्पेयरमेंट का आपको पता लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसकी जो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो फेज़ है वो मतलब थोड़ा कम हो जाता है। बच्चा उस टाइम पे मतलब एक वो होता है ना कि लैंग्वेज एक्विजिशन का फेज़ भी उसको माना जाता है, क्योंकि 3 से 6 साल का बच्चा जो है वो भाषा को सबसे ज़्यादा अर्जित करता है, और उसको उस टाइम पर पता लगने के बाद अगर आप प्रॉपर उसको इंटरवेंशन करते हैं, प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो पाता है, ठीक है। कैन रिजल्ट इन स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज इट नॉट एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली, ठीक है। अगर आप उस एज में पता नहीं लगा पाते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि बच्चे की स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और ना ही बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। तो मतलब जो आपकी क्रिटिकल एज मानी जाती है बेसिकली 0 से 3 ईयर्स की होती है, बट काफ़ी जगह 5 ईयर्स तक और 6 ईयर तक भी मानी गई है। तो इसलिए जो 3 से 6 साल की जो एज होती है बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर करता है, ठीक है। अब आता है आपका पोस्ट लिंगुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो आपकी आफ्टर द 6 से 6 साल के बाद वाली जो एज आती है, उस टाइम पे अगर आपको बच्चे का हियरिंग लॉस पता चलता है तो उस टाइम तक बच्चा अपने स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी डिले हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है, और उसको प्रॉपर फिर कहते हैं ना कि उसको अगर आप ट्रीटमेंट की सबसे ज़्यादा नीड होती है, और उस चीज़ में डेवलप होने के लिए और उसमें सुधार आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। Okay, speech and language skills are already established, but the impairment can still affect communication and learning, कि अगर बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स ऑलरेडी स्पीच और लैंग्वेज स्किल ऑलरेडी established है तो वो उसकी मतलब कम्युनिकेशन और लर्निंग उतनी बेहतर होगी। अगर नहीं है तो उसकी जो लर्निंग और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो उस चीज़ को अफेक्ट करेगी।
और आफ्टर द 6 ईयर्स चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है, अपनी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है। अगर उस टाइम पे उसको प्रॉपर इंटरवेंशन, उससे पहले उसको प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं दिया, अगर उसके बाद दिया गया, उसको एक तो इंटरवेंशन की नीड बहुत ज़्यादा होगी, उसका ट्रीटमेंट की जो है वो नीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, जिससे वो काफ़ी चीज़ों में डिले हो जाएगा। ओके, अब आपका आता है लेट ऑनसेट हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग लॉस दैट अकर्स इन एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। कि जो एडोलसेंस एज में आके भी लोगों को हियरिंग लॉस हो जाते हैं, ठीक है, एडल्टहुड एज में आके भी लोगों को हियरिंग लॉस होता है, किसी किसी को स्टार्टिंग से हियरिंग लॉस नहीं होते हैं, ठीक है, बट उनको एक एडोलसेंस एज में आके या फिर एडल्टहुड एज में आके अगर हियरिंग लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यूजुअली अफेक्ट कम्युनिकेशन बट डजंट नॉट इन्फ्लुएंस स्पीच डेवलपमेंट, कि उनके कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर पाता है बट उनके स्पीच को इतना अफेक्ट, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पीच डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि उससे पहले उसकी जो स्पीच और लैंग्वेज है वो दोनों का ही डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि उसको अगर व्यक्ति को हियरिंग लॉस कब हो रहा है, इस एज में आके, एडोलसेंस और एडल्टहुड में, ठीक है, इस एज तक आके बच्चे का स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों बहुत सही तरीके से हो जाता, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल। तो उस टाइम पे वो उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करता, वो उस व्यक्ति की कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। इट मे रिजल्ट फॉर नॉइज एक्सपोजर एजिंग और डिसीज, कि काफ़ी ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ को, मतलब इस चीज़ के साथ है कि बहुत ज़्यादा गाने सुनता है या अपने ईयर्स में ईयरबड्स लगा के हाई, मतलब हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुनते हैं, वो सब चीज़ भी अफेक्ट करती है, एज का असर आ जाता है, डिसीजेस हो सकती है किसी प्रकार की, ये सब चीज़ आपकी मतलब इस कारण आपका जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट अफेक्ट मतलब होता है, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन बाय टाइप। हमने पहले क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन एज के अकॉर्डिंग, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे टाइप हैं हियरिंग लॉस के, ठीक है। तो हियरिंग लॉस का फर्स्ट टाइप हमारा आता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसमें हम इश्यूज इन आउटर और मिडल ईयर दैट प्रिवेंट साउंड फ्रॉम बीइंग एफिशिएंटली कंडक्टेड टू द इनर ईयर, कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है कि किसी पर्सन के आउटर और मिडल ईयर में कोई किसी प्रकार की इम्पेयरमेंट है, तो वो एफिशिएंटली किस चीज़ में कंडक्ट करता है, इनर ईयर तक। कॉमन कॉजेज इंक्लूड ईयर इन्फेक्शन, ईयर वैक्स बिल्डअप एंड ईयर डम्प वो परफोर्टेशन, की मतलब ये सबसे ज़्यादा किसके कारण होता है, या तो मतलब व्यक्ति के कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या फिर ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ईयर ड्रम, मतलब जो ईयर ड्रम फट जाना, इसके अकॉर्डिंग भी मतलब जो है अफेक्ट वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, क्योंकि कंडक्टिव में किस में अफेक्ट होता है, आउटर और मिडल ईयर में, ठीक है। अब आपका आता है सेंसरल हियरिंग लॉस डैमेज्ड टू द इनर ईयर, जिसको हम कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व आती है जिसके अंदर, कॉजेज इंक्लूडिंग एजिंग, नॉइज एक्सपोजर, हेड ट्रोमा, इन्फेक्शन और जेनेटिक फैक्टर। सेंसरल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि लोगों की इनर ईयर में अफेक्ट हो जाना, या फिर ऑडिटरी नर्व में किसी प्रकार का को मतलब कोई किस डैमेज हो जाना, मतलब उसमें हियरिंग लॉस, उस हियरिंग लॉस को हम सेंसरल हियरिंग लॉस बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो नॉइज एक्सपोजर के थ्रू हुआ हो, या हेड ट्रोमा हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, या कोई कोई भी जेनेटिक फैक्टर हो, तो ये सब चीज़ अगर बच्चे मतलब किसी पर्सन के इनर ईयर या फिर कोक्लिया या फिर ऑडिटरी नर्व में इम्पेयरमेंट है, तो उसको हम सेंसरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। अगर व्यक्ति के आउटर और मिडल ईयर में है, तो वो किस में आता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क में, आपके प्रैक्टिकल के टाइम पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब आपका आता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव और सेंसरल हियरिंग लॉस, कि ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, कंडक्टिव और सेंसरल दोनों, इन्वॉल्व डैमेज टू बोथ द आउटर मिडल एंड इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व, कि तीनों ही पार्ट में अगर मतलब किसी ना किसी पार्ट में, जैसे अगर मिडल आउटर ईयर के साथ साथ बच्चे का इनर ईयर या ऑडिटरी नर्व में अफेक्ट है, तो ये क्या होता है, आपका मिक्स्ड हियरिंग लॉस आता है, कि तीनों ही पार्ट में अगर
डैमेज, तीनों ही पार्ट डैमेज है, तो वो किस में आता है, आपका मिक्स्ड हियरिंग लॉस के अंदर आता है। ठीक है, जिसको कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हद से ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट की नीड होती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन बाय द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, कि कितनी डिग्री तक लोगों को हियरिंग लॉस हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आपका आता है माइल्ड हियरिंग लॉस, जिसमें आपकी 20 to 40 dB होती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन दे दी है आपकी नॉलेज के लिए, कि आपकी नॉलेज बढ़ सके, क्यों इसकी मतलब ये हियरिंग लॉस में क्या है, इसका मतलब क्या है, वो आपके प्रैक्टिकल के टाइम पर पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार ये पीडीएफ में अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपका था मॉडरेट हियरिंग लॉस, जिसमें आपकी 41 to 55 dB। और मेन एक तो चीज़ कि ये जो आपकी डिग्रीज इसमें लिखी हुई है, काफ़ी चेंजेस इसमें आते जाते रहते हैं। चेंजेस भी किस प्रकार के, आप कहीं ना कहीं देखोगे तो वो अलग होगा, कहीं और आप सर्च करोगे तो वहाँ थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, थोड़ा ही डिफरेंस मिल रहा है, मतलब मेजर डिफरेंस जो होता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब आप कोई कंफ्यूज मत होना कि मैम इतना हम कि हमारे कॉलेज में इतना लिखवाया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको अगर कॉलेज में उस हिसाब से लिखवाया तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो, वरना आपको अगर ये वाली लिखनी हो तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी आपकी करेक्ट है। कॉलेज में जो आपकी लिखवाई होंगी वो भी आपकी करेक्ट होगी। ठीक है, अब आपका मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस, जो आपकी 56 to 70 dB में आती है। लास्ट सीवियर हियरिंग लॉस 71 to 90 dB। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस जो 91 से अबव जिसकी डिग्री होती है, वो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में आता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय द नेचर, कि नेचर के अकॉर्डिंग क्या क्या हियरिंग लॉस हैं। तो दो कैटेगरीज में उसको बांटा गया है, सिमेट्रिकल वर्सेस असिमेट्रिकल हियरिंग लॉस। ओके, नेक्स्ट हमारे यूनिलेटरल और बायलेटरल हियरिंग लॉस। ओके, तो सिमेट्रिकल क्या होता है, द डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस आर द सेम इन बोथ ईयर्स, की डिग्री और टाइप मतलब दोनों ही, उसकी डिग्री भी सेम है और वो किस प्रकार का हियरिंग लॉस है वो भी दोनों ही, मतलब दोनों ईयर में दोनों के कानों में सेम, दोनों कानों में सेम है, मतलब वही, मतलब इस इतनी ही डिग्री इस कान में है, इतनी ही डिग्री उसके राइट ईयर में है, और उसी वही टाइप दोनों का सेम है, उसको हम सिमेट्रिकल हियरिंग लॉस बोलते हैं। और असिमेट्रिकल हियरिंग लॉस किसको बोलते हैं, वन ईयर हैज़ अ डिफरेंट डिग्री और टाइप ऑफ हियरिंग लॉस कंपेयर टू द अदर, दिस कैन मेक साउंड लोकलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच डिफिकल्ट। कि असिमेट्रिकल हियरिंग लॉस किसको बोलते हैं, कि राइट साइड की डिग्री अलग है, टाइप भी अलग है लेफ्ट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है, आपका असिमेट्रिकल हियरिंग लॉस आता है, और वो मतलब स्पीच के टाइम पर उसकी जो स्पीच अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करता है। ठीक है, सिमेट्रिकल में क्या था, राइट और लेफ्ट दोनों ही ईयर्स की डिग्री और टाइप सेम होते हैं, उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। असिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, वन ईयर जिसमें राइट ईयर की डिग्री और टाइप के अकॉर्डिंग लेफ्ट ईयर की अगर डिफरेंट है तो उसको हम असिमेट्रिकल हियरिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं कि आपके या तो 1 मार्क्स में आ जाते हैं, या फिर आपसे प्रैक्टिकल के टाइम पर पूछ लिए जाते हैं, और कुछ नहीं है। मतलब आप खुद से जब आप पढ़ोगे ना चीज़ों को, आप खुद से ही ऐसे काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आप पढ़ते पढ़ते अपने आप उसको निकाल लेते हो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये चीज़ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिकल के टाइम पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये मैं श्योर नहीं हूँ बट पूछ सकता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप इस कोर्स में हैं, आप ये पेपर पढ़ रहे हो तो इसमें इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, आप एग्जामिनर अगर सडनली आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले अगर आपको नहीं पता, ठीक है, काफ़ी काफ़ी जगह या काफ़ी काफ़ी कॉलेजेस में ये होता है कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल हियरिंग लॉस नहीं लिखवाते हैं, बट मैंने आपको उसमें दिया है क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए, और ज़्यादा नॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। तो सेम, अब आते हैं यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल। अब हमारा आता है यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल हियरिंग लॉस। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ यही लिखवाते हैं नेचर ऑफ हियरिंग लॉस में, यूनिलेटरल और बायलेटरल। ठीक है, तो यूनिलेटरल क्या होता है आपका, हियरिंग लॉस इन ओनली वन ईयर। यूनिलेटरल में कहते हैं किसी एक कान में आपको हियरिंग लॉस है तो वो यूनिलेटरल हियरिंग लॉस में आता है। बायलेटरल में क्या आता है,
दोनों ही कान में आपके हियरिंग लॉस है, और विच कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड, कि जो उनकी रेंज होती है वो माइल्ड से लेके प्रोफाउंड के बीच में होती है। बायलेटरल हियरिंग लॉस जनरली हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन देन यूनिलेटरल, कि जो बायलेटरल हियरिंग लॉस होता है वो जनरली लोगों की कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है यूनिलेटरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे, यहाँ आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। ओके, जिसमें आपने पढ़ा यूनिलेटरल, बायलेटरल, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल हियरिंग लॉस, क्लासिफिकेशन बाय टाइप, क्लासिफिकेशन बाय डिग्री, क्लासिफिकेशन बाय एज एंड क्लासिफिकेशन बाय टाइप। ठीक है, ये सब आपने इस पॉइंट में पढ़ा, और हियरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन। सो यहाँ आपके जो नोट्स हैं वो मतलब यूनिट 1 आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 1 मैंने ये वीडियो पे डाले हुए हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। ओके, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 1 में हमने 1.1, 1.2 और 1.3 कवर की थी, और पार्ट 2 में हमने 1.4 और 1.5 पढ़ी है। ओके, तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बट आप कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करोगे। और बाकी आपके साथ मैंने काफ़ी मतलब अभी फ़ाइल्स की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि फ़ाइल्स के भी आइडिया आपको चाहिए होती है किस तरह से आप टॉपिक ले सकते हो। तो ये सब टॉपिक की मतलब आपके फ़ाइल्स के साथ साथ आपको टॉपिक की भी हेल्प हो जाती है, कि आपको टॉपिक सेट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप वही सेम एज़ इट इज़ आप टॉपिक वो उठा सकते हो, वो पूरी फ़ाइल को आप कॉपी भी कर सकते हो अगर आपका मन हो। बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी क्योंकि आपको जिससे हेल्प हो सके। और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ नोट्स, फाइल, हर चीज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। और अपने दोस्तों तक भी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अपने फेस्टिवल आप सब काफ़ी खुशियों के साथ एंजॉय करें। फेस्टिवल्स आपके आने वाले हैं, तो सबके घर में खुशियाँ बनी रहें, और आप लोग भी हेल्थी रहें, और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का रखें। ओके, बाय, टेक केयर।